बहुत सारे बच्चों ने कैलोरीमेट्री में इश्यूज हैं ऐसा बताया है। तो कैलोरीमेट्री में इशू होने का मतलब है कि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स में इशू है, क्योंकि कैलोरीमेट्री एक प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट आता है। इसमें हम रियल वर्ल्ड में जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम, उन पर डिस्कशन करते हैं। तो कैलोरीमेट्री में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसको देखेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ डिफिनेशन सीखते हैं। जैसे पहली डिफिनेशन है कैलोरी की। तो व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी क्या है जरा देखिए। तो कैलोरी एक हीट की यूनिट है, जिसमें हम बताते हैं कि कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है, जिसे हम एक कैलोरी मानेंगे। तो याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, इसके बाद वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर को रेफरेंस दिया गया है, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। अब याद रखिएगा, ये जो टेम्परेचर रीजन है वो भी डिसाइड किया गया है कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, तब स्टैंडर्ड कैलोरी डिसाइड की जाती है। 1 कैलोरी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, जो कि 14.5 से 15.5 के बीच में होगा, बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसी को 1 कैलोरी आप कहेंगे। तो 1 कैलोरी की वैल्यू जूल्स के साथ में लिखी जाती है, कन्वर्जन यूनिट लिखी जाती है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू 4.18 जूल है। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए 4.2 जूल या आप 4 जूल लेकर भी सोल्यूशन बना सकते हैं, अगर ऑप्शंस में मार्जिन बड़े हैं तो 1 कैलोरी आ गई। 1 कैलोरी की यूनिट हमें पता चल गई कि 1 कैलोरी क्या होती है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आती है वो आती है आपकी स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट या ग्राम स्पेसिफिक हीट किसे कहा जाएगा, इस पर डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? तो याद रखिएगा, अगर आपने कैलोरी की डिफिनेशन को अच्छे से याद किया है तो स्पेसिफिक हीट आपको समझने में कोई इशू नहीं होगी। बस यहाँ पर जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है, इसकी जगह पर 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस कर दीजिए, ये मार्जिन हटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगी स्पेसिफिक हीट या ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो, उसे उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। स्पेसिफिक हीट को लिखा कैसे जाता है, S इज इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। चूंकि मास यहाँ पर ग्राम में लिया गया है, याद रखिएगा, मास चूंकि ग्राम में लिया गया है, इसलिए इसको हम ग्राम स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट। अच्छा देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो वाटर के लिए, पानी के लिए हमें ग्राम स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफाई करना होता है, याद रखना होता है। फॉर वाटर स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अभी आपने पीछे देखा, वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 1 कैलोरी चाहिए थी, तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। अगर हम इसको ग्राम की बजाय केजी में कभी यूज करना पड़े तो 1000 कैलोरी कर दीजिए पर केजी पर डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। कभी कभी जूल में वैल्यू रुकने को आती है तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। अब यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, टेम्परेचर डिफरेंस लिया गया है, और 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो केल्विन के बराबर होता है। तो आप डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप लिख सकते हैं 4200 जूल केजी केल्विन। तो इस तरह से हमें वाटर की स्पेसिफिक हीट मिल गई। आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 होती है। याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस अगर लिखी जाती है तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, और रिस्पेक्टिव कन्वर्जन आप कर सकते हैं। यहाँ 500 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होगी, यहाँ 2100 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब यहीं पर एक बात समझ लीजिए, अगर स्पेसिफिक हीट में मास की बजाय आप मोल ले लें तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, जो आगे हमें पढ़ना होगा। यहाँ पर कैलोरीमेट्री में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन आप लिख लेते हैं, अगर मास के बजाय आप क्या ले लें, मोल्स ले लें, तो फिर वो मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट आप कैसे लिखेंगे, उसको सी से लिख दीजिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई म्यू, या एन लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, म्यू डेल्टा थीटा। मास को मोल म्यू से लिख दे रहे हैं, तो ये हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट में गैस का टेम्परेचर, गैस को चूंकि कंसर्न में लिया जाता है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो फिर वहीं से Cp और Cv का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्यू बाई म्यू डेल्टा थीटा एट कांस्टेंट प्रेशर, या Cv की वैल्यू आ जाती है क्यू बाई म्यू डेल्टा थीटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब डिफिनीशन वाइज देखा जाए तो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसे Cv कह देंगे, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो उसको आप Cv या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह सकते हैं।
तो इस तरह से आप मोलर स्पेसिफिक हीट की डिफिनेशन भी यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन कैलोरीमेट्री में इनका बहुत कम इस्तेमाल है। तो स्पेसिफिक हीट के बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी क्या है जरा देखिए। जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि स्पेसिफिक हीट होती है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो। लेकिन कोई पर्टिकुलर बॉडी दी हुई, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका कुछ भी मास है, उसका अगर हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो फिर उस एनर्जी को हम कह देंगे उस बॉडी की हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया जाता है, जबकि स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे वाटर के लिए आप स्पेसिफिक हीट डिफाइन करेंगे, लेकिन जो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है उसके लिए हीट कैपेसिटी डिफाइन हो सकती है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन बॉडी या गिवन स्पेसिमेन बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी पर्टिकुलर बॉडी या किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसे आप हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अच्छा देखिए, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस होता है तो स्पेसिफिक हीट होती है। मान लेते हैं बॉडी का मास m है, लेट m इज द मास ऑफ बॉडी। तो अगर हम इसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो h की वैल्यू m इंटू एस होती है, यही होती है बॉडी की हीट कैपेसिटी। तो याद रखिएगा, डिफाइंड फॉर ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारी डिफाइंड है किसके लिए, सब्सटेंस के लिए। अब हीट कैपेसिटी के बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आ जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या है जरा देखिए। वाटर इक्विवेलेंट वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो बिल्कुल वैसे ही हीट होती है जैसे हमारी बॉडी हीट हो रही थी। बात समझिएगा, जैसे अगर मान लो हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिया और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ राइज कर गया, तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर को हम वही हीट दें जिससे उस वाटर अमाउंट में भी बिल्कुल सेम टेम्परेचर इंक्रीज हो जैसा बॉडी में हो रहा था। मतलब वाटर का वो अमाउंट जो बॉडी के इक्वली आइडेंटिकली हीट होगा उसको आप क्या कह देंगे, वाटर इक्विवेलेंट कह देंगे। तो याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर विच आइडेंटिकली हीट एज बॉडी डज। जैसा बॉडी हीट हो रही थी तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस बॉडी के जैसे ही हीट होगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये वाटर इक्विवेलेंट जो होता है वो हीट कैपेसिटी के बराबर होता है, बिकॉज वाटर की हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो अगर वाटर के लिए m इंटू एस किया जाए और उस बॉडी के लिए m इंटू एस किया जाए तो दोनों बराबर होंगी, तभी टेम्परेचर राइज सेम होगा। और वाटर का m S1 हो गया तो वो m सीधा वेट के बराबर हो जाता है या मास के बराबर हो जाता है। तो किसी बॉडी का जो वाटर इक्विवेलेंट दिया होता है वो m इंटू एस की वैल्यू दी होती है। तो अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो इधर ms से उसे आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जो फॉर्मूला हमारा Q इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा था उसमें सीधा ms की जगह पर वाटर इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट हो गया। वाटर इक्विवेलेंट हमारा आ गया, हमने स्पेसिफिक हीट जान ली, हमने हीट कैपेसिटी जान ली और हम कैलोरी की डिफिनेशन को जान चुके हैं। इसके बाद जो क्वांटिटी आती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट जैसी चीज क्या है याद रखिएगा, ये भी एक तरह की हीट है। ये क्या होती है, ये हीट का वो अमाउंट है जो 1 ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने में यूज होती है। याद रखिएगा, इसमें टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज कंप्लीटली ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। तो मान लेते हैं m ग्राम के लिए Q हीट रिक्वायर्ड है, तो यूनिट ग्राम के लिए या 1 ग्राम के लिए Q बाई m रिक्वायर्ड होगा। तो L की वैल्यू क्या हो गई, Q बाई m। अब जो फेज चेंज होता है वो 2 जगहों से होता है। फेज चेंज हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड, तो उस सिचुएशन में हम लेटेंट हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या उसके लिए टर्म यूज किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वास्तव में फ्यूजन शब्द लिक्विड से सॉलिड के लिए है, लेकिन हम उसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जब कोई सब्जेक्ट सॉलिड होगा एट मेल्टिंग पॉइंट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वहां जो लेटेंट हीट होगी उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा। फिर अगर फेज हमारी बदल रही हो लिक्विड से गैस में, तो उस सिचुएशन में जो लेटेंट हीट होगी उसे हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो लेटेंट हीट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। तो LF हो गया और LV हो गया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होंगी। ठीक है, एक मेल्टिंग पॉइंट पर, एक बॉइलिंग पॉइंट पर।
तो लेटेंट हीट आ गई हमारे सामने लगभग सारी हीट्स आ गई हैं। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे ये बात कर लेते हैं। तो अगर कभी किसी प्रोसेस में जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, हीट एक्सचेंज इन्वॉल्व हो और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी हीटिंग प्रोसेस हो रहा हो जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज इन्वॉल्व हो, केवल टेम्परेचर ही बढ़ रहा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला Q इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा तुम्हें लगाना है। इसमें कोई फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अगर फेज चेंज इन्वॉल्व है, कोई प्रोसेस आप देख रहे हैं जिसमें फेज चेंज हो रही है किसी भी तरह से, तो Q इक्वल्स टू ml। अब वो MLF भी हो सकता है, MLB भी हो सकता है। अगर दोनों इन्वॉल्व है तो दोनों को जोड़ दीजिए, ms डेल्टा थीटा ml। जितनी बार टेम्परेचर चेंज हुआ हो, जितनी बार फेज चेंज हुआ हो, उन सभी को जोड़कर आप लिख सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट आपको देखने को मिल जाएगा, या प्रॉब्लम में जो भी हीट इन्वॉल्व होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ms डेल्टा थीटा और ml यहाँ के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके बिहाफ पर आप आंसर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेटेंट हीट के बारे में समझ लिया, हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, सबके बारे में चीजें सीख ली हैं। अब हम कैलोरीमेट्री के एक बेसिक प्रिंसिपल की तरफ बात करते हैं। उसी एक प्रिंसिपल की हमें नीड भी है, क्योंकि जब कभी कभी सिस्टम मर्ज होकर बनाए जाते हैं, क्योंकि हीट हमेशा सोर्स से नहीं, कभी आपस में मिक्सिंग करके भी बनाई जाती है, तो मिक्सिंग वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का। वो कहता है कि अगर हम दो चीजें आपस में मिलाते हैं तो उस सिचुएशन में जो एक सब्जेक्ट हीट लूज करेगा और एक सब्जेक्ट जो हीट गेन करेगा वो आपस में बराबर होंगी, अगर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल लॉस वहां पर इन्वॉल्व नहीं हुआ। याद रखिएगा, एक्सटर्नल लॉस को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। जैसे अगर हमने गर्म चीज में ठंडी चीज मिलाई और गर्म चीज ने इन्वायरमेंट को हीट नहीं दिया है, आपस में ही हीट एक्सचेंज किया है, तो उस सिचुएशन में ये जितना हीट देगा दूसरा उतना ही हीट लेगा। अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अगर कोई फेज चेंज इन्वॉल्व ना हुआ हो किसी तरह के मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स में, नो फेज चेंज इन्वॉल्व, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम पे हम गौर करते हैं। मान लेते हैं हमारा मास m1 है, स्पेसिफिक हीट s1 है और टेम्परेचर θ1 है। इसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में मिलाया गया है जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट s2 है, टेम्परेचर θ2 है। इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है एक टेम्परेचर बढ़ेगा और एक का टेम्परेचर घटेगा, और कहीं पर ये जाके इक्विलिब्रियम बना लेंगे। दिस इज थीटा मिक्सचर और थीटा इन इक्विलिब्रियम। जैसे ही दोनों बॉडीज का टेम्परेचर थीटा हुआ, फर्दर हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हीट देगा, m1 s1 θ1 माइनस थीटा। याद रखिएगा यहाँ पर जो होगा वो हीट लॉस होगा। अच्छा, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल नहीं किया जाता है। जो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा टेम्परेचर में कम टेम्परेचर घटाया जाएगा, तो जिसका टेम्परेचर पहले से ज्यादा था बाद में कम हुआ उसने लूज किया होगा, और जिसका टेम्परेचर पहले कम होगा बाद में ज्यादा हुआ होगा उसने हीट गेन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हीट जो गेन होगी वो m2 s2 थीटा माइनस θ2 होगी, ये हीट गेन होगी। साइन का यहाँ पर मैटर नहीं, याद रखिएगा बड़े में से छोटा माइनस करना है आपको, फिर आपस में क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 s1 θ1 m2 s2 θ2। ये फाइनल कंक्लूजन आपको बता रहे हैं, दोनों को बराबर रखेंगे, m1 s1 प्लस m2 s2। तो इस फॉर्मूले का सीधा इस्तेमाल करते हुए आप थीटा इक्विलिब्रियम आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन कब, याद रखिएगा जब फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं। अगर फेज चेंज इन्वॉल्व हो गया है तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन तो लगेगा, बस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैसे कैसे उन्हें प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अगर यहीं पर तीन बॉडीज मिलाई जाए, जैसे m1 s1 θ1 m2 s2 θ2 m3 s3 θ3, तो यहाँ पर आप सीधा जोड़, मतलब उनका जब सोल्यूशन बनाया जाएगा तो सीधा जोड़ के आप लिख दीजिएगा m3 s3 θ3 डिवाइड बाई m3 s3, तो सीधा थीटा इन इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसको हम सोल्यूशन से बचने के लिए डायरेक्टली याद रखते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया, सारी चीजें कैलोरीमेट्री की हम सीख गए। अब कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स हम कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटे से प्रॉब्लम की जिसमें आप फेज कन्वर्जन और बाकी सारी चीजें बड़ी आसानी समझ जाएंगे। अगर आप वो प्रॉब्लम समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी कैलोरीमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हमने कहा कि 1 ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस की है, हम इसे बदलना चाहते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है और सबसे आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे फेज कन्वर्जन होगा, कब कब क्या होगा, ये चीजें समझ लीजिए। तो 1 ग्राम आइस को अगर आप हीट देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, तो 1 ग्राम आइस देखिए वो 0 डिग्री सेल्सियस की है। सबसे पहले ये मेल्टिंग पॉइंट पर ही है, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे पहले पानी में बदल जाएगी 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखिए, क्या यहाँ टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है, नहीं, तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, फेज चेंज इन्वॉल्व है। तो फेज चेंज इन्वॉल्व है तो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, Q इज इक्वल टू m इंटू एल। मास कितना दिया है 1 और लेटेंट हीट मैंने बताई थी 80 है, तो यहाँ हो जाएगी 80 कैलोरी। नहीं है तो याद रखिए वाटर की लेटेंट हीट जो है 80 कैलोरी होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होती है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने यहाँ पर देख लिया। अब 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है अब क्या होगा, अब ये फर्दर हीट अप होगा, क्योंकि अब यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की इसको हीट दोगे तो पानी गर्म होना शुरू होगा। 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, याद रखिएगा
100 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, सीधा गर्म करना है क्योंकि हमें तो वाटर तक पहुंचना है, तो यहाँ क्या लग जाएगा ms डेल्टा थीटा। अब जरा देखिए m की वैल्यू हो गई 1, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा 100, देखिए कितना हो गया 180 कैलोरी। टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना रिक्वायर्ड हुआ, देखिए 180 कैलोरी यहाँ, 80 कैलोरी यहाँ, टोटल आ गया हमारा 260 कैलोरीज यहाँ रिक्वायर्ड होगा। अगर मान लो कोई कहे कि इसको आप स्टीम में बदल दो, 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब जरा देखिए 1 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का है, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस की है, मतलब केवल फेज चेंज हुआ है। तो फेज चेंज में फिर से हम फॉर्मूला फेज चेंज वाला लगा देंगे, 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, फेज चेंज इन्वॉल्व है तो Q इक्वल्स टू mlv हो जाएगा। तो इस तरह से 1 रख देंगे, 540 रख देंगे, सारी वैल्यूज आ गई, और टोटल स्टीम से लेकर मतलब आई से लेकर स्टीम तक जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है, 80 प्लस 100 प्लस 540, सॉल्व करने पर 720 कैलोरीज रिक्वायर्ड होगी। जूल में आंसर है तो 4.2 से आप क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए फेज चेंज, टेम्परेचर चेंज, फेज चेंज, इस तरह से आप प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप सीधा आइस को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिस तरह से वो एक्चुअल में होगा उसी प्रोसेस को आपको गौर करना है, कब फेज चेंज हो रहा है और कब टेम्परेचर चेंज हो रहा है।